यूट्यूब चैनल। बच्चे लास्ट क्लास हम लोगों ने ली थी आपकी, हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी, आज हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, P&L अकाउंट लिखते थे ना, अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका शेड्यूल 6 पार्ट 2 में आता है। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी शेड्यूल 6 पार्ट 3 में आती है और 1 में आपको क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। बताया था मैंने आप लोगों को कि अब आपको फाइनेंशियल अकाउंट के लिए 3 अकाउंट बनाने जरूरी है। ठीक है, द फर्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, द सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट आपकी। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए बच्चे देखिए, सबसे पहले हम लोग का होना चाहिए, आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड आपको साल डालना है और रुपीज इन 1000 लाख जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें लिखना है, डिजिट आपको छोटी बनानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 30,000 है तो आपको 30 लिखना है और रुपीज इन 1000 से ऊपर लिखना है, ताकि 3 जीरोज आपकी वो कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, हटा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा नॉट नंबर का, एक कॉलम बनेगा फिगर एट द करंट, आपको करंट रिपोर्टिंग ईयर और प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर दोनों सालों को बना के देंगे। जिस तरह से हम लोग कंपैरेटिव बनाते थे ना, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, उसमें कंपैरेटिव हम क्या करते थे, दोनों सालों को दिखाते थे, है ना। तो आपको ये P&L अकाउंट प्रीवियस का भी और करंट का भी दोनों का दिखाना है, सो दैट द कंपैरिजन विल बी इजी। ओके, तो फर्स्ट है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा बेटा, जितने भी अभी तक आप लोग क्या करते थे, सेल डालते थे ना, तो वो जो सेल है वो कहाँ आएगी आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। जो ऑपरेशन दैट मींस जो बिजनेस आप लोग कर रहे हैं उससे जो आपको रेवेन्यू राइज हो रही है दैट इज सेल। ठीक है, तो वो आपका किसमें आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप दोनों सालों की डालेंगे, करंट की भी और प्रीवियस की भी। अदर इनकम अगर किसी और तरह की इनकम है, जैसे आप लोगों का हम लोग P&L में जाते थे, ट्रेडिंग वाली इनकम क्या हो गई आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और P&L वाली जो इनकम होती थी जैसे रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, इस तरह की इनकम आप किसमें कैलकुलेट करेंगे बेटा, अदर इनकम्स में कैलकुलेट करेंगे। तो अदर इनकम दिखाएंगे आप दोनों सालों की और फिर आपका रेवेन्यू का टोटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में हम लोग एक्सपेंसेस को भी मॉडिफाई करेंगे, वेरिएबल है, फिक्स है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में यूज हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह के एक्सपेंसेस है उसको क्लैरिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए एक्सपेंसेस आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, वेट। तो देखिए फर्स्ट है आपका एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो जितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट, मतलब मटेरियल की कॉस्ट जितना आप यूज कर चुके हैं। ओपनिंग क्लोजिंग आप लोगों को हटानी पड़ेगी। देखिए इसमें से मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्या निकल के आता है, मटेरियल कंज्यूम निकल के आता है। तो यहाँ पर आपको मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट लेनी है, याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक भी लेना, परचेज भी लेनी, क्लोजिंग स्टॉक भी लेना। ओके, तो नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप लोग स्टॉक इन ट्रेड का कोई परचेज कर रहे हैं, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी में अगर चेंजेस हो रहे हैं या वर्क इन प्रोग्रेस की या ट्रेड की, तो उस चेंज को आप लोगों को मेंशन करना है। तो वो चेंज आप कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सपेंस है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा बेटा, जितने भी एक्सपेंसेस आप एम्प्लॉय से रिलेटेड कर रहे हैं, सच एज आपकी वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई। ठीक है, एम्प्लॉय का अगर आप लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट स्टॉक फिक्स में कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए जितने भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं किसी भी तरह के एम्प्लॉयज के लिए, तो वो आपका कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, वो आपका आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग जो मेंशन करते हैं वो आ जाएंगे आपके। अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अगर कुछ बचते हैं जैसे जनरल एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स हैं, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस बच गए आपके जो अभी तक हमने ऊपर पढ़े नहीं है, वो सब किसमें आ जाएगा बेटा, आपका अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। देन एक्सपेंसेस का टोटल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमने रेवेन्यू का टोटल कर लिया, नीचे हमने थोड़ा सा आकर एक्सपेंसेस का टोटल कर लिया, और अब रेवेन्यू को फर्स्ट पॉइंट मान लो, एक्सपेंसेस को सेकंड, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करोगे तो बेटा आपको क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं ऐसे। तो देखिए, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा क्या, आपको रेवेन्यू में से क्या माइनस करना है बेटा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को
माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आइटम है, ठीक है, तो उसको ले लेंगे फिर बाद में, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद टैक्स आपको जो भी लिखना है वो ले लेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका निकल करके आ जाएगा, है ना। तो आपको टैक्स एक्सपेंसेस ले लिया, अगर कोई करंट टैक्स है वो हो जाएगा टैक्स एक्सपेंसेस में, और कोई डेफर्ड मींस रुका हुआ या फिर फ्यूचर लायबिलिटी के लिए हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो डेफर्ड टैक्स आप लोग लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और उससे क्या निकल के आएगा बेटा, माइनस करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल आएगा, ठीक है। और अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, इसको ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कौन कैलकुलेट करता है, कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, है ना। हम कब चाहते हैं कि हमारी सेल बिकनी, वो सेल बंद हो जाए या हमारा बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस उनके बिहाफ पे आपका, ठीक है। चलिए, तो फिर टैक्सेस आ जाएंगे आपके, और फिर प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट या लॉस आपका क्या निकल के आ जाएगा, पूरे साल का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिखाना है, अर्निंग पर शेयर दिखानी है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है आपका, जितना भी प्रॉफिट होता है आप लोग किससे बांटते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स के, शेयर होल्डर को तो जाता है सारा प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा, अगर शेयर कैपिटल है तो। शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर इस वाले पॉइंट की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में आकर आप लोग प्रॉफिट के बाद क्या दिखा देंगे, अर्निंग पर शेयर दिखा देंगे। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ईपीएस आ जाएगा, वो ईपीएस आप लास्ट में दिखाएंगे, तो ये आपका फुल फॉर्मेट किसका बन जाएगा, पीएनएल अकाउंट का बन जाएगा, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइंस भी है इसके लिए, पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए, तो आप उसको हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall apply to the income and expenditure account referred to sub clause 1 and sub clause 40 of section 2 like manner as they apply to our profit and loss, ठीक है। अगर हमको कह रहे हैं, अगर हम लोग बात करें इसकी किसकी, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हैं, पता आप लोगों को। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे आपके ट्रस्ट हो गए, एनपीओस हो गए, है ना, क्लब्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये कभी भी प्रॉफिट, उनका जो बिजनेस का जो मोटिव होता है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, ठीक है, सोसाइटी सोशल वेलफेयर होता है ना। तो बेटे ये जो होते हैं कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही नहीं सकते ना, तो ये लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो सरप्लस, अगर इनकम का सरप्लस आ जाता है उनके पास, एक्सपेंडिचर लेस करके तो सरप्लस होता है, और अगर उनका एक्सेस आ रही है आपके एक्सपेंसेस, तो फिर वो आपको क्या दिखाते हैं, आपको डेफिसिट दिखाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये आपको स्टेटमेंट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को ही एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल डिस्क्लोज सेपरेटली द नोट्स रेवेन्यू फ्रॉम, देखिए कंपनी के केस में अदर देन फाइनेंस कंपनी जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा आपका, देखिए सेल ऑफ प्रोडक्ट और सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हम सेल ट्रेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम सेल दिखाते थे वो अब आपकी क्या बन चुकी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन चुकी है, अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लेस एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आपको लेस करनी है उसमें से। इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, अब वो तो था कंपनीज अदर देन फाइनेंस कंपनी कौन से होते हैं आपके, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है आपका, और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे डिविडेंड रिसीव है, कमीशन रिसीव है, रेंट रिसीव है, तो इस तरह की चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, किस में आ जाएंगी बेटा, उसमें आ जाएंगी अलग उसमें नहीं। ये तो आपका फाइनेंस कंपनी, सॉरी फाइनेंस कंपनी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो फाइनेंस कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, जितना भी इंटरेस्ट वो दिए गए लोन्स पे पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आ जाएगा, और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वो लोग फी चार्ज करते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेवेन्यू का, ठीक है। तो चलिए
Revenue under each of the above head shall be disclosed separately by the way of notes, ठीक है। तो जितनी भी revenue है इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से जाके नोट्स बनाने हैं और फिर revenue from operation जब आप डालेंगे तो आप लिख देंगे वहां पे note 1 note 2, ठीक है। तो नोट्स अपने बताकर चलेंगे, ठीक है। नोट्स टू द काउंट ऑफ एक्सटेंट एप्लीकेबल, चलिए फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट में बेटा आपको क्या क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। आपके जितने भी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं या अदर बोरोइंग कॉस्ट जो भी आपको लग रही है वो आपके फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगी। एप्लीकेबल नेट गेन एंड लॉस फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन। अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, अदर इनकम में आपका इंटरेस्ट इनकम, वही मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, ठीक है। आप लोगों का रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, तो देखिए इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। नेट गेन एंड लॉस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोगों को गेन या लॉस हो रहा है तो वो चीजें आप लोग मेंशन करेंगे, गेन हो रहा है तो ऐड करना है, लॉस हो रहा है तो लेस करना है उसमें से, है ना। तो और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जैसे नेट ऑफ एक्सपेंस, ये आपको दिया हुआ है, इस तरह की चीजें आ जाएंगी आपकी, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। A company shall disclose by the way of notes additional information regarding the aggregate expenditure income of the following items। तो देखिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप लोगों ने लिख दिया था कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वहां पे आपने मेंशन कर दिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक्चुअली में प्लस 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 ये प्लस ये प्लस ये ऐसे करके दिखाएंगे, अलग से आप इसके नोट्स बनाएंगे और एक पर्टिकुलर अमाउंट उठाकर कहाँ ले जाएंगे, पी&एल अकाउंट में लेंगे। तो इसके नोट्स मेंशन करने पड़ेंगे, हर चीज को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो दैट मतलब ऑडिटर को, चेक करने वाले को कोई भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो वो नोट्स देखकर आपका समझ जाए कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पर आ रहा है। परचेज दिखा रहे हैं तो आप परचेज लेस करके वो दिखाएं, नेट परचेज दिखाएंगे, लेस करके रिटर्न्स से दिखाएं तो लेस करके रिटर्न्स दिखाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें क्या क्या आएगा, जितना भी रिलेटेड एक्सपेंस आप कर रहे हैं एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, किसी भी तरह का एम्प्लॉय सारा किसमें आएगा बेटा, आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, देखिए क्या चीजें आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड, किसी कोई भी फंड में अगर आप लोग एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था पढ़ाते टाइम। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, जितना भी मतलब आप स्टाफ पे अपने एम्प्लॉयज पे खर्च कर रहे हैं वो सारा का सारा बेटा कहाँ आएगा, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो ये सारा एक नोट्स में आप लोग दिखाकर प्लस करके और फिर जो फाइनल अमाउंट है उसे कहाँ ले जाएंगे, उठाकर पी&एल में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। आप समझिए इसको क्योंकि ये नया फॉर्मेट है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये तो नाम से भी एक सिंपल है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस है वो लग जाएंगे। नेक्स्ट है एनी आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हिच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कोई भी दैट इज 1 लाख व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड इनकम, नेट गेन, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, ऊपर है ना। एडजस्टमेंट टू कैरी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट गेन और लॉस, फॉरेन करेंसी, ये हमने पढ़ लिया था। और पेमेंट, अगर ऑडिटर को कोई पेमेंट हो रही है, जैसे ऑडिटर को पेमेंट है, टैक्सेशन का कोई मैटर है, कंपनी के लो मैटर है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, कोई और अदर सर्विसेज है, किसी तरह के एक्सपेंसेस को रियम्बर्समेंट किया गया है, तो ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी, इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135, तो आपका जितना भी अगर आप अंडर सेक्शन 135 आते हैं तो आपका जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज में, तो वो सब आपके एज अ क्या ट्रीट होंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ आइटम ऑफ एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर, तो उसकी आप डिटेल्स दे देंगे। प्रायर पीरियड आइटम, जितना भी प्रायर पीरियड आप लोगों के एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी आप लोगों के, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो एक्सपेंसेस है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रायर पीरियड आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं
का ऑप्शन, तो वो सब चीजें दिखा देंगे। इन केस ऑफ कंपनी रेंडिंग और सप्लाई सर्विसेज, ग्रॉस इनकम derived from services rendered to supply under the board heads. In case of a company which falls under board the categories A and B and C above, it shall be sufficient to comply with the requirement herein purchase, sale, consumption of raw material and gross income from the services rendered shown under the board head। ठीक है, तो आपको अगर आपको सफिशिएंट है कि आप सीधा दिखा सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक ही चीज में डील कर रहे हैं, परचेज है तो परचेज की आ रही है, ठीक है, रेट नहीं हो रही है आपकी, तो वो फिर वो आप उसको सीधा दिखा सकते हैं विदाउट मेंशनिंग दैट इनटू नोट्स। ओके, चलो तो बेटा ये सब पार्ट है आपका पीएनएल का, पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है, इतना टफ नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसका, ठीक है, लॉन्ग बेशक बीकॉम को जरूरत नहीं है बट बीबीए को इसकी जरूरत है, ठीक है, अगर पीएनएल का क्वेश्चन आने लगता है। और एक बात याद रखिएगा मेरी, फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट आपका जो भी ये है इसका, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फॉर्मेट को लर्न करना, ठीक है। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपको एज इट इज लर्न करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट आप लोगों को एज इट इज लर्न करना है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ फॉर्मेट बनाने के लिए भी आ सकता है आपका 15 नंबर में, 7.5 नंबर में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और बीकॉम के लिए मैं बता दी हूँ कि आपको याद रखना है कौन सा एक्सपेंस कौन से हेड के अंदर आता है, किस तरह के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन आपके वहां से आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन